Hello everyone. In this video we are going to talk about TCS NQT एप्टीट्यूड क्वेश्चंस को हमें कैसे टैकल करना है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम एंड वर्क के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस आते ही हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सबसे पहले समझेंगे टाइम एंड वर्क का रिलेशन क्या होता है। टाइम अगर हमारा कम लग रहा है, इसका मतलब वर्क हमारा कैसा हो रहा है, पर डे वर्क हमारा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमारा टाइम कम लग रहा है। सिमिलरली अगर हमारा वर्क क्या होगा, कम होगा पर डे, तो टाइम हमारा क्या लगेगा, टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा, ठीक। इसी पे थोड़ा सा और डीप में जाते हैं अगर हम, तो यहाँ पे हमें एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी का क्या रोल है। एफिशिएंसी मान लेते हैं अगर किसी का कोई ए पर्सन है और कोई पर्सन बी है। अगर को मान लेते हैं एक एग्जांपल कि वो एक दिन में 2 कुर्सियाँ बनाते हैं, ठीक है, 2 चेयर बनाते हैं। ए मान लेते हैं ए हमारा 2 चेयर बनाता है पर डे और बी हमारा 3 चेयर पर डे बनाता है, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी पर डे क्या होगी, ए की 2 हो जाएगी और बी की 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम अगर टाइम का कंपैरिजन करें एफिशिएंसी से, तो टाइम का क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट ऑफ एफिशिएंसी। तो अगर यहाँ पे हम टाइम का कंपैरिजन करेंगे दोनों में, तो इनकी एफिशिएंसी, इनका टाइम का क्या रेशियो हो जाएगा, 3:2 और इनका वर्क का 2:3। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं ए डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ठीक है। ए डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बी का बात करें तो बी कैन डू अ वर्क इन 15 days, ठीक है। तो ए हमारा 10 दिन में काम करता है, बी हमारा 15 days में काम करता है। ये कंबाइन कितने दिन में काम करेंगे, जस्ट हमें क्या करना है, ट्रेडिशनल मेथड ना यूज़ करके हमें क्या करना है, ए बी लिखना है और इनका का हमें क्या करना है, सिंपली फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम विल बी जैसा जो 15 और 10 से दोनों से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हमारा 30 आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 30 3 आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारा हो जाएगा 2। ये 3 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। अब दोनों मिलके कितना काम करेंगे पर डे, 3 + 2, तो दैट विल बी इक्वल टू 5, यानी कि दोनों मिलके एक दिन में 5 पीस ऑफ वर्क करेंगे। तो ये इनको अगर टोटल 30 करने हैं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 30 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ 6 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनक्यूटी में मिल जाएंगे। इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल के भी आते हैं, बट वो अभी आपको नहीं देखने। अभी आपको यहाँ पे जितने भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले, आप खुद से ब्राउजर में सर्च करिए और इस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो ये हो गया एक टाइप ऑफ वर्क। अब हाउ टू फाइंड सीक्वेंस ऑफ वर्क, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान लो कोई ए आ गया, बी आ गया, सी डी, बहुत सारे लोग आ गए। ये पर डे 5 करता है, ये 10 करता है, ये 12 करता है, ये 1 करता है। इन सबका हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। जब आप इसका एलसीएम ले लोगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क का मतलब कि आप यहाँ पे इन सबका एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हो कि वो टोटल वर्क करेंगे, इनको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये साथ में मिलकर काम करेंगे तो टोटल वर्क करेंगे। तो इस तरीके से हमें इन पर्टिकुलर क्वेश्चन को टैकल करना होता है। अब यहाँ पे अगर टोटल वर्क आ गया हमारा, हम हर एक पर्सन की एफिशिएंसी जैसे हमने यहाँ पे निकाली है, उस एफिशिएंसी से हम डिवाइड करते जाएंगे और पर डे अगर किसी ने पूछा कि मान लो अगर सिर्फ एक कितने दिन में करेगा, तो उस पर्टिकुलर एफिशिएंसी से टोटल वर्क को उस एक पर्टिकुलर पर्सन की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लेते हैं अगर ये पूछता कि ये सिर्फ बताओ ए यहाँ पे पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो अगर हम ए की बात करें तो ये कितना दिन, एक दिन में 3 काम कर रहा है और टोटल इसको 30 वर्क करना है। तो 30 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि अगर ए अकेला करेगा तो वो 10 दिन में काम करेगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे हमने बता रखा है। सिमिलरली बी यहाँ पे क्या करेगा, 15 दिन में काम करेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दिया था, बट क्रॉस वेरीफाई यानी डबल चेक करने के लिए हमने यहाँ पे फिर से इसको निकाल के देखा कि यह सेम आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से आपको दिया जा सकता है कि टोटल वर्क कितना है, तो बताओ ए कितने दिन में करेगा, तो आप ऐसे रिवर्स में कर सकते हो, ठीक। ये हो गया आपका बेसिक कोई भी काम का कैसे आप निकालते हो, ठीक है। एक आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, अगर आपको स्क्वायर निकालना है वो देख लेते हैं क्विक सा, ठीक है। 100 प्लस कोई भी अगर आपको स्क्वायर निकालना है, मान लेते हैं अगर आपको 112 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 112 लिखो, इसके नीचे 12 लिखो, ठीक है। इसको सम कर दो, 1 2 4। अब जो यहाँ पे हमने 12 लिखा, इसका स्क्वायर करो, 144, इसको ऐड कर दो, 4 8 3 1 3 सॉरी 1 2 8 4। तो देखो फिर से एक बार समझ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। 1 1 2 लिखना है और उसके नीचे आपको लिखना है 12 एग्जैक्टली। अब इसको सम करना है, 4 2 1 आएगा
उसके बाद आपको करना है 12 का स्क्वायर और यहाँ पे एक सिंगल डिजिट यानी कि यहाँ पे 144 लिखना है। अब आप इसको जब प्लस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 4, तो यानी कि 4 4 5 2 1, ये आपका वो हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 112। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उनका आगे जो आप भी निकालोगे कैलकुलेशन करोगे उसमें आपको हेल्प करेगा। बट आई गेस एनक्यूटी में आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है तो वहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लेना, अगर नहीं अलाउड होता तो आपको ये ट्रिक आगे काम आ सकती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आई गेस या फिर इसका थोड़ा सा और एडवांस वर्जन देखते हैं। ठीक है, तो एलसीएफ और एलसीएम, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम का मतलब यहाँ पे क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये एक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है वो समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कोई दो डिजिट है, उनका एचसीएफ और एलसीएम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो ओरिजिनल नंबर होगा उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा और एलिब्रेट करेंगे, उसके बाद एक उससे समझेंगे कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे और इस क्वेश्चन में इसको हम कैसे यूज़ करके अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो अगर कोई a इज टू बी, यहाँ पे हमारा को प्राइम ए बी होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम एच सी एफ को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, फर्स्ट नंबर। अगर हम एच सी एफ को b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, सेकेंड नंबर। ठीक, अगर एच सी एफ इंटू ए इंटू बी कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, एलसीएम निकल कर आ जाएगा। सो ये कुछ हमारे एचसीएफ एलसीएम और फर्स्ट और सेकंड नंबर का रिलेशन है, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, मान लेते हैं कोई नंबर आपको दे दिया गया कि आपको एचसीएफ दे दिया गया, फर्स्ट नंबर दे दिया गया, सेकेंड नंबर दे दिया गया, इसमें से एक चीज़ पूछेगा तो आपको फाइंड करने में ईजी होगा। अगर कम को प्राइम रेशियो दे दिया गया और पूछा जाए फर्स्ट नंबर क्या होगा जिसका एचसीएफ ये है और दो नंबर का को प्राइम रेशियो ये है, तो आपको कैसे पता करना है, बस पहला रेशियो उठाओ और एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, आपको फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। अगर इसके बाद हमारा क्या एक आता है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स। अब टू सक्सेसिव डिस्काउंट का कैसे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मान लेते हैं एक में 2% का डिस्काउंट दे रहा है, एक में 10% का। अब हमें टोटल निकालना है तो इसमें हम परसेंटेज में क्या करते हैं, परसेंटेज में हम ये नहीं करेंगे 2 + 10, ये गलत हो जाएगा कि डिवाइड बाई 2 कर दिया तो हमने 6 बोल दिया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या करना होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, यहाँ पे a + b ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, माइनस a इंटू बी अपॉन 100 करेंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 + 10 माइनस 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 20 अपॉन 100। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा 1/5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/5 का मतलब 12 माइनस 1/5। ठीक, अब इसको हम पॉइंट में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल डिवीजन, या फिर इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 0.0 लगाओ, 2 लगाओ, 8 यानी कि 0.24 अप्रॉक्स माइनस यानी कि 11.86 करके कुछ हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से यहाँ पे रीचेक कर सकते हो या फिर खुद से भी करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखो मीन प्राइम, थर्ड प्राइम और फोर्थ, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करना है, इसमें आपको डायरेक्ट जाना है, इसको आपको डीप में समझने की जरूरत नहीं है। अगर किसी में डायरेक्टली क्वेश्चन, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, अब दीज टू पर्टिकुलर नंबर्स, तो यहाँ पे मान लो a और b, यहाँ पे दो नंबर दिया गया तो यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, √ab। अगर यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लिया जाए, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको जब दिखेंगे एग्जाम में तो आपको यहाँ पे इजीली पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करना है, मतलब डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे और आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ सो दैट आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं हो। सो थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² अपॉन a। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, b इंटू सी अपॉन a। ये आपके तीन फॉर्मूले हैं प्रोपोर्शन फाइंड करने के, मेन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इसको आप रट लेना, याद कर लेना, जो भी करना हो करना, बट इसको भूलना नहीं। सी आई और एस आई में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा प्रिंसिपल बताओ जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे बहुत जगह। तो इसको फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, r/100, और इसको मैंने याद कैसे किया वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, √t यानी कि हमारा डिफरेंस अपॉन p यानी कि प्रिंसिपल। अब इसमें तीन चीज़ें आपको बताई हैं,
इसमें से एक चीज़ मिस कर देंगे और दो चीज़ें आपको दी रहेंगी, आपको तीसरी चीज़ फाइंड आउट करनी होगी। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो आपको CI और SI का डिफरेंस दिया हो। ठीक, अगर नहीं दिया है तो भी अगर इसमें से दो चीज़ दिया रहेगा तो आप एक चीज़ निकाल लेंगे। इसको याद कैसे करना है, ठीक है। अब आर, यहाँ पे फॉर्मूला याद करने का तरीका, आर हमेशा क्या होता है, परसेंट में होता है। सो इसके नीचे 100 आना फिक्स है। ठीक, इज इक्वल्स टू लगा देना DP यानी कि डिस्प्ले प्रोफाइल, मैंने ऐसे याद किया, अंडर रूट कर देना है DP, बस ये हमारा फॉर्मूला याद हो गया। ठीक, चलो अब ये हो गया। एक थोड़ा सा और यहाँ पे एक चीज़ आता है इन्वेस्टमेंट वाला। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर इन्वेस्टमेंट हमारा किसी रेशियो में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेशियो मान लेते हैं वो 2:5 के रेशियो में है। ठीक है, सो जो प्रॉफिट होगा, मान लो कोई रेशियो है 2:5 और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ मान लेते हैं 7,000 का। तो इनका अगर हमें बंटवारा करना है आपस में, ठीक है, मान लो ए और बी का रेशियो है, इनका बंटवारा भी उसी में होगा जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7,000 का क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सिंगल यूनिट। 1 यूनिट क्या हो जाएगा हमारा 1000। तो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा 2000 में और 5000 में। ठीक है, सो इस तरीके से आपका डिवाइड होगा क्या प्रॉफिट, यानी कि जिस रेशियो में इन्वेस्ट हुआ है उसी रेशियो में हमारा प्रॉफिट फिर डिवाइड होगा। और ये जेन्युइन तरीका भी है, जितना आपने लगाया पैसा उसी हिसाब से आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। सो ये कॉमन सेंस वाला भी था और इसका फॉर्मूला नहीं, बस ये ट्रिक है कि मतलब जितना इन्वेस्टमेंट का रेशियो उसी रेशियो से आपको प्रॉफिट भी डिवाइड करना है। नाउ मूविंग टू एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड में हम क्या देखते हैं, ये सारे मैं आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, इसकी ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई है तो आप देख सकते हो। सो एवरेज स्पीड यहाँ पे क्या है, वीडियोस पड़ी है बहुत ही मतलब पुरानी है, बट कॉन्सेप्ट मैथ्स के तो सेम होंगे, तो उसमें आपको चेंजेस नहीं करने हैं। आप 2 घंटे की एक वीडियो होगी वो देख सकते हो, या फिर ये मोर देन इनफ है दिस वीडियो। और अभी जो आगे वाली आने वाली वीडियोस हैं उसमें भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये 9th-10th के पुराने वाले हैं। जब इसमें क्वेश्चंस को हम और ज़्यादा रिपीटेटिव मोड में करेंगे तो वो हमारा क्या बना देगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता चलेगा। साथ ही साथ आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। आपको यहाँ पे पूरा थ्योरी फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन ये सब करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, क्वेश्चंस को समझो, फॉर्मूला समझो और अपने मन से सॉल्व करते जाओ। इस तरीके से आप करोगे तो आपको क्विकली हो जाएगा क्योंकि मार्च में ही हमारा एग्जाम भी शुरू है 15 से। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है। सो एवरेज स्पीड यहाँ पे हमारा क्या होता है, कैसे निकालेंगे, जैसे हम यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते थे, यहाँ पे हमें क्या करना है 2AB अपॉन A+B। ठीक, ये आपको करना है, जहाँ पे AB हमारा क्या होगा स्पीड होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डील करना है, फॉर्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, अब एक चीज़ करते हैं जो कि है हमारा है, मान लेते हैं कि दो आपको यहाँ पे क्या दिया है, एक कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं प्रॉफिट अगर आपको कुछ दिया है, ठीक है, मान लेते हैं प्रॉफिट परसेंट कुछ दिया हुआ है आपको, लॉस आपको फाइंड आउट करना है और सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है दो, SP1 और सेलिंग प्राइस 2। ये दो सेलिंग प्राइस आपको दी है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, लॉस आपको फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। देखो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं प्रॉफिट आपको हो रहा है 30% का, लॉस आपको फाइंड आउट करना है। जब प्रॉफिट होता है, जब सेलिंग प्राइस उसका होता है 1560, तो उसका प्रॉफिट होता है 30%। सेलिंग प्राइस जब इसका होता है 960, तो इसका लॉस कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे 30%। ठीक है, 30% अगर प्रॉफिट हुआ है तो टोटल कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट हुआ होगा 100 + 30, तो इसका क्या हो जाएगा 130%। ओके, नाउ हमें पता है 130% किसके बराबर है 1560 के बराबर है, यानी कि इतने में जब सेल क्या होगा तभी तो 30% का प्रॉफिट हुआ है। तो हम इसका एक यूनिट निकाल लेंगे। अब एक यूनिट कैसे निकालेंगे, 1560 रेशियो 960। ठीक है, अब इसका हम जब रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 13 और इसका हो जाएगा 8। ठीक, अब हमें पता है कि 13 जो है ये किसके बराबर है 130 के बराबर है। सो इसका एक यूनिट हमारा किसके बराबर हो जाएगा 10 यूनिट के बराबर। ठीक, जब एक यूनिट 10 यूनिट के बराबर है तो ये कितना हो जाएगा 8 × 10 विच इज 80। और 80 अगर हमारा हो गया तो टोटल हमारा कितना होता है 100 होता है। इसमें से अगर 80 का हमने सेल कर दिया, 100 का खरीदा था,
तो यहाँ पे लॉस कितने का हो गया हमारा 20% का, तो यही हमारा हो गया आंसर। ठीक, तो ये हमारा बेसिक होता है ट्रिक से कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये डायरेक्ट मेथड होते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को इजीली और क्विकली सॉल्व करने में। अब मूविंग फॉरवर्ड टू आवर मेंसुरेशन फॉर्मूला, बहुत ही क्विक रिवीजन होगा आपका, ठीक है। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस फॉर्मूले को आपको रट लेना है। स्क्वायर आपको सभी को पता है, स्क्वायर क्या होते हैं हमारे, स्क्वायर हमारे होते हैं कुछ इस तरीके के, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ए स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ए हमारे क्या होते हैं, साइड, जो कि सारे चारों साइड बराबर होते हैं, तो इसका हम ए स्क्वायर कर देते हैं। ये हमारा हो गया एरिया। पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा 4a, ठीक। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल यहाँ पे कैसे दिखता है, ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं, ये हमारा होता है बी और ये होता है एल, यानी कि ये हमारा लेंथ और ब्रेथ। अब इसको एरिया निकालने का फॉर्मूला, इन दोनों को क्रॉस कर दो, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया एरिया का फॉर्मूला। पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा 2l+b। अब 2l+b का मतलब यानी कि एक l+b, एक l+b इधर, एक l+b इधर, टोटल 2l+b, और उन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा हो गया पेरीमीटर। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सर्कल, सर्कल हमारा ये, ठीक है। रेडियस यहाँ पे इसका कुछ ऐसा होता है, तो रेडियस हमारा अगर r ये है तो इसका हमारा पाई r स्क्वायर हो गया एरिया, ठीक। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2πr। पेरीमीटर और से हमारा एक डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आता है कि एक व्हील है जिसका रेडियस इतना है, तो बताओ वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 मिनट में, 1 सेकंड में, 3 सेकंड में, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें 2πr का यूज़ करना होता है, पेरीमीटर जितना होगा उतना वो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें ज़्यादा डीप में आपको नहीं पूछेगा 3D ज्योमेट्री, बट फॉर द सेक ऑफ कंपटीशन एक आप यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हो। एक तो राइट एंगल ट्राइंगल, जो आपको पता होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक, डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन। और एक रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम, इन तीनों का आपको क्या करना है, एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है वो। रोम्बस का आप देख लो पहले, रोम्बस कैसे फाइंड आउट करेंगे। रोम्बस ए इज इक्वल्स टू हो जाता है हमारा हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, ठीक। रोम्बस कैसा होता है हमारा, कुछ ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे ये पहला डायगनल या दूसरा डायगनल, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका हाफ हमारा एरिया हो जाएगा। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड्स, ठीक। रो अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस और जो यहाँ पे एक हाइट आ जाता है पैरेललोग्राम में, वो हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर इसकी बात करें तो पेरीमीटर से हमारा जो हमारा 2l+b होगा, बस वही हमारा रेक्टेंगल वाला यहाँ पे यूज हो जाएगा। और ट्रेपेजियम की बात करें तो हाफ इंटू हाइट a+c, ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और इसका हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, जो भी जितने साइड हैं उनको ऐड कर दो, a+b+c+d, ये हमारा क्या हो जाएगा पेरीमीटर। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट मैंने बता दिया, अगर क्वेश्चन टफ आएगा तो इससे आ सकता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक स्फेयर का भी देख लो, स्फेयर का इम्पोर्टेंट है। स्फेयर में हमारा क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr³। इसका लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा 4πr²। टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा 4πr², ठीक है, नो डिफरेंस। हेमिस्फेयर में क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया स्फेयर का, और हेमिस्फेयर में हमारा वॉल्यूम क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2/3πr³, और लेटरल सरफेस एरिया का हमारा हो जाएगा 2πr², ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब एक चीज़ और, कैलेंडर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। कैलेंडर यानी कि मान लेते हैं अगर कोई हमारा एक पूछ लिया जाए कि बताओ कि 15th of January
1947 में डे क्या रहा होगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। 15 जनवरी 1947, तो यहाँ पे देखो इसका हमारा एक सबसे पहले पूरा एक फुल फ्लेजेड तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। यहाँ पे हमारा मंथ्स लिखेंगे पहले। मंथ्स हमारे कौन से होते हैं, जनवरी, साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते रहो इसके। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके हो गए मंथ्स, ठीक है। अब इसका कुछ कोड होता है, वो कोड यहाँ पे आपको याद रखना है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, तो आप यहाँ पे 144 लिख दो, ठीक। उसके बाद 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, उसको 3 डिजिट में लिखना है, तो कैसे लिखोगे 025, ठीक। यानी कि 12 स्क्वायर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उसके बाद आप क्या करोगे 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 3 डिजिट में लिखना है तो 036। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 12 का स्क्वायर फिर से करना है, इसमें इस बार 2 ऐड कर देना है तो 146 हो जाएगा। ये आपका कोड होता है नॉर्मल ईयर्स का। लीप ईयर में आपका कोड क्या हो जाएगा, लीप ईयर में बस 2 चेंजेस होंगे, जनवरी का 0 हो जाएगा और फरवरी का 3 हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे है वैसे रहेगा एज इट इज़। अब यहाँ पे डेज का भी एक कोड होता है, तो डेज का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक। अब यहाँ पे शुरू कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 और 0, ये हो गया हमारा डे का कोड। अब स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं कि अगर हमें 15 जन 1947 का हमें बताना है कि कौन सा डे होगा, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले डेट को डिवाइड करना है हमें 7 से और उसका रिमाइंडर लेना है, ठीक। मंथ का कोड लिखना है और जो 2 डिजिट हो लास्ट के, ये 2 डिजिट जो है लास्ट के ईयर में, इसको पहले हमें 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना है और 4 से डिवाइड करके इसका क्वोशिएंट लेना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपको और क्लियरली यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे देखो हमारा डेट क्या है, 15 जनवरी 1947, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेट को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो जिसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा, 15 टू जा 7 टू जा 14, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 7 टू जा 14, यानी कि बचा हमारा एक बचेगा, 14 तक चला जाएगा, तो यहाँ पे हम एक को एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जनवरी था ना हमारा, तो जनवरी का कोड हमारा क्या था, जनवरी का नॉर्मल कोड हमारा था 4, ठीक। तो जनवरी का नॉर्मल कोड यहाँ पे हम लिखेंगे जनवरी का नॉर्मल कोड हमारा हो जाएगा, हाँ यहाँ पे लीप ईयर आ गया आई गेस, हाँ चलो ठीक, लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे जनवरी का कोड हमारा हो जाएगा 1। नाउ अब क्या करेंगे, हम लास्ट का ये जो 4 7 है इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। तो जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 47 डिवाइड बाई 7, तो हमारा 7 6 42 होता है, यानी कि 5 बच जाएगा हमारा रिमाइंडर। इस 5 को हम क्या लिखेंगे एज इट इज़ यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिवाइड करेंगे 4 से, तो 47 डिवाइड बाई जब 4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 11, ठीक। अब इस 11 को हम यहाँ पे यानी कि 47 को हाँ इसको हम जब 11 के 44 टाइम्स में ये जाएगा, इसमें हम रिमाइंडर ना लेके क्वोशिएंट लेते हैं, तो 11 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 1 2 7 7 प्लस 11 हमारा आ जाएगा 18। अब इस 18 को हम फिर से डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो 18 डिवाइड बाई 7 क्या हो जाएगा, 7 टू जा 14, तो ये 14 आ जाएगा, बचेगा कितना 18 माइनस 14 करेंगे तो हमारे 4 बच जाएगा। अब इस 4 को हमारा 4 हमारा क्या है, एक कोड है, तो हमें कोड यहाँ पे हमें किसका लेना है, डे का लेना है। तो वेडनेसडे जो हमारा था उसका कोड था 4 और इसलिए हमारा यहाँ पे 4 हो गया। अब इसको हम क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार, तो लेट मी क्रॉस वेरीफाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 जनवरी 1947 डे सॉरी, तो 15 जनवरी 1947 डे, सो वेडनेसडे यहाँ पे देखो आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे डे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और एक चीज़, अगर यहाँ पे मान लो अगर ईयर 19 ना पूछ के 1947 ना पूछ के 1847 पूछता, तो
तो हम यहाँ पे क्या करते, जो हमारा रिमाइंडर आया है, ठीक है, रिमाइंडर का मतलब जो सब कुछ सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जैसे 18 आया, तो यहाँ पे 18 हमको क्या करना है, इसमें प्लस कर देना है 2, अगर हमारा 18 सेंचुरी में चला जाए। अगर 19 में जाता है तो कुछ नहीं ऐड करना। अगर 20 सेंचुरी में चला जाए तो 20 सेंचुरीज में हमें क्या करना है, +6 कर देना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जैसे अगर फिर से समझो, अगर यहाँ पे हमने इतना सम किया, इसका आंसर 18 आया था। अगर 18 सेंचुरी 47 होता तो यहाँ पे हम +2 कर देते और उसके बाद हम डिवाइड करते 7 से, जो बचता हमारा रिमाइंडर, उसका हम यहाँ पे कोड का वो लिख देते हैं अपना डे, ठीक है। अगर यहाँ पे 20 सेंचुरी का पूछता तो हम इसमें 18 में 6 ऐड कर देते, फिर 7 से डिवाइड करते और जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता उसमें हम अपना कोड ढूंढ के वो डे लिख देते हैं। तो इतना चीज़ आपको यहाँ पे करना होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कुछ अब यहाँ पे आप क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। उससे पहले एक वेन डायग्राम वाला भी देख लो, मे बी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम होता है हमारा कि 2 सर्कल होता है, अगर दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, अगर कुछ कॉमन है तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, अगर पूरा एक के अंदर एक चला जाता है तो यानी कि मतलब फॉर एग्जांपल ऑल ह्यूमन बींग्स लिविंग ऑन अर्थ, तो अर्थ हमारा ये हो गया, ह्यूमन बींग्स ये हो गया, तो यहाँ पे ये हमारा रिलेशन शो करेगा अर्थ और ह्यूमन बींग का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बोले कि सम मेल्स आर इंजीनियर्स, ठीक, एंड सम इंजीनियर्स आर मेल, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन। अगर नो इंजीनियर इज मेल तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये हमारा मेल का हो जाएगा और ये इंजीनियर का हो जाएगा, तो ये हमारा रिलेशन कुछ ऐसा शो करता है। इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक। तो यह कुछ क्वेश्चन हो गए। अगर बात करें मिरर इमेज और वाटर इमेज की, तो अगर आपको वाटर इमेज ऑफ क्लॉक निकालना है तो आप 1830 से टाइम को माइनस कर दोगे तो आपको यहाँ पे वाटर इमेज मिल जाएगा। अगर आपको निकालना है मिरर इमेज, ये वाटर इमेज के लिए था, अगर मिरर इमेज आपको निकालनी है कि कितना टाइम दिखाएगा मिरर में, अगर हम उसको घड़ी को देखें तो उसको आप माइनस करोगे 2360 से, ठीक है, 2360 से माइनस कर दोगे टाइम को तो आपको यहाँ पे मिरर इमेज मिल जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ये सारी चीज़ें आपको काम आएगी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन भी अभी हम सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले ये आपका एक पूरा ब्रीफ देना जो इम्पोर्टेंट था। अब बात करते हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का, ठीक। स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी पे पूरा हमारा बेस है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पूरा का पूरा। अगर स्पीड हमारा ज़्यादा होगा तो टाइम हमारा कम लगेगा, स्पीड अगर हमारा कम होगा तो टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर दो बॉडीज़ आपस में अप्रोच कर रही हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 2 बॉडीज़ अगर यहाँ पे सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो इनका डिफरेंस हमारा नेट स्पीड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एडिशन में नेट स्पीड आएगा और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में नेट स्पीड आएगा। तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अगर एक चीज़ और, अगर हमारा डिस्टेंस हमारा सेम है, d1 d2 इज इक्वल्स टू सेम है, तो हम ये रिलेशन यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, s1 t1 इज इक्वल्स टू s2 t2 हम यहाँ पे यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक पर्सन है जो जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस से अपने ऑफिस, ठीक, और वापस आता है ऑफिस से अपने जगह वापस जहाँ से वो निकला था। तो बताओ अगर स्पीड उसका जाते टाइम 10 किलोमीटर पर आवर था, आते टाइम 20 किलोमीटर पर आवर है ना, और इसने ट्रैवल किया 2 आवर्स, तो बताओ उसको वापस आने में कितना टाइम लगा। तो आप डिस्टेंस क्योंकि सेम है तो इसको आप निगलेक्ट करके डायरेक्ट इस वाले चीज़ को यूज़ करके t2 निकाल सकते हो या फिर s2 निकाल सकते हो, t1 निकाल सकते हो या s1 निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें होगी आपकी NQT से रिलेटेड और थोड़ी हाई लेवल की भी है, बिकॉज ये आप अगर कहीं और भी एग्जाम दोगे तो उसमें भी वर्क करेगा। सो आई गेस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी, बेसिक। अगर क्वेश्चन जैसा जैसा आगे आएगा उसमें आप देख सकते हो। एक और टाइम एंड वर्क का ही है, इसमें हम MDH फॉर्मूला बोलते हैं इसको,
मैन डेज आवर्स। अगर कोई आदमी मान लेते हैं कि 3 मैन 4 वुमेन 10 चिल्ड्रेन वर्क फॉर 10 डेज 2 आवर्स डेली, ठीक है। और वर्क यहाँ पे हमें दूसरा एक कंडीशन दिया है 2 मैन 4 वुमेन 10 चिल्ड्रेन, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जाए कुछ एक दो चीज़ें डेटा मिसिंग हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या है, मैन यानी कि टोटल मैन 3 + 4 + 10, ये यहाँ पे मैन हो जाएंगे। डेज यहाँ पे 10 डेज है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। एच कितने का घंटे काम करते हैं, 2 घंटे। और यहाँ पे अगर वर्क दिया है टोटल वर्क तो ठीक, नहीं दिया है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, जो हमारी ये दूसरी कंडीशन दी है इसके बराबर हो जाएगा। तो ये मिसिंग भी हो सकता है, ये गिवन भी हो सकता है। जो मिसिंग गिवन होगा वो आप M1D1H21 और M2T2H2 में यूज़ करके पुट करके वैल्यू अपने निकाल सकते हो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि 9 मैन + 12 बॉयज़ वर्क फॉर 4 डेज, ठीक है। सो 4 मैन + 16 बॉयज़ वर्क करते हैं 6 डेज में, ठीक है। सो यहाँ पे मैन और बॉय का रेशियो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 4:1। अगर टोटल वर्क यहाँ पे हम मान लें, टोटल वर्क हमारा कैसे निकल कर आ जाएगा, 9 × 4 + 12 × 1, 9 × 4 + 12 × 1 × 4, तो टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 192, सॉरी 36 + 12, हाँ 36 + 12 आएगा। तो 36 + 12, तो ये हमारा हो जाएगा 48, ठीक। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब इसमें आप जो भी आपको यूज़ करना हो, आप अगर आपको फाइंड आउट करना है कि बॉयज़ कितने दिन में करेंगे तो वो आप निकाल सकते हो, मैन कितने दिन में करेंगे तो वो आप निकाल सकते हो अलग अलग, ठीक। क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी आपको मिल गई है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि कैसे आपको फॉर्मूला यूज़ करना है और क्या आपको माइंड में इस माइंडसेट रख के आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब आते हैं कुछ एक दो क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको दिखेगा कि कैसे आपको अप्रोच करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आएंगे। ये सारी चीज़ें आपको बस बेस आपको बनाना था, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, a reduction of 20% in the price of sugar enables a purchase to obtain 4 kg more for rupees 160 द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर। अब यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस हमको शुगर का बताना है। क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, रिडक्शन अगर कर दिया गया है 20% का प्राइस ऑफ शुगर में, जो कि इनेबल करता है 4 kg मोर शुगर एट अ ₹160, ठीक है। तो हमें ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आपके हैं 10, 15, 12, 5, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे देखो 20% जो हमने स्टार्टिंग में 130% = 13 करके 1 यूनिट = 10 किया था, उसी का लॉजिक लगा के इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब इसको लॉजिक कैसे लगाना है, 20% यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू किसकी, 20% वैल्यू दिया हुआ है 4 kg की बराबर, ठीक। रिडक्शन कितना हुआ 20% का, तो बढ़ कितना जाएगा 4 kg, यानी कि 20% के रिडक्शन पे 4 kg बढ़ रहा है। तो 100% का यहाँ पे हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 25 सा, और यहाँ पे हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 20 kg। दोनों साइड बिकॉज हमें यूनिट तो सेम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अगर 100% हमारे यहाँ पे आ गया तो 100% की वैल्यू कितनी है 20 kg। अब 20 kg का प्राइस यहाँ पे क्या दिया गया है 160, ठीक है। तो यहाँ पे 4 kg अभी कम ले रहा है ना, तो 4 kg कम ले रहा है, जब ये अगर ले लेता है इतना तो 20 kg होता, बट 4 kg यहाँ पे माइनस, मतलब 4 kg अभी ओरिजिनल उसने बढ़ाया नहीं है, बस उसने अभी क्या है कि वो ले सकता है, तो यहाँ पे अभी लिया नहीं है, तो इसके यहाँ पे हो जाएगा 160, 16 यानी कि 16, और ये इसका प्राइस क्या हो जाएगा 160 रुपीज़। और 160 रुपीज़ यानी कि 1 kg का प्राइस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 रुपीज़, ठीक। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद वी विल एंड दिस पर्टिकुलर इंट्रो वीडियो और आपका जो भी ब्रीफिंग था इसका हम यहाँ पे वो करेंगे एंड, और उसके बाद नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा पार्ट 2 यहाँ पे, उसमें आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा दूंगा। सो इफ अ नंबर हैव 2 डिजिट्स, कोई नंबर है जिसके 2 डिजिट हैं, ठीक है, अगर हम उसको रिवर्स कर देते हैं, इफ़ वी रिवर्स द डिजिट एंड ऐड टू द ओरिजिनल नंबर, अगर हम उस जैसे मान लो एक्स वाई है, अगर इसको हम वाई एक्स कर देते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं एक नंबर, देन द न्यू नंबर इज मल्टीपल ऑफ, तो नया नंबर किसका मल्टीपल होगा, ठीक है। अगर इसमें हम नया नंबर, एक बार और क्वेश्चन समझो, इफ़ आर नंबर हैव 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट का ही नंबर हो गया। इफ़ वी रिवर्स द डिजिट एंड ऐड टू द ओरिजिनल नंबर, अगर हमने इसको रिवर्स किया और ओरिजिनल नंबर ही हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये बताओ किसका मल्टीपल होगा, किसका मल्टीपल होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। अब किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, 10x प्लस वाई के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। कैसे, मान लो आपको 54 डिनोट करना है, तो 54 कैसे डिनोट करोगे, 10 करो इंटू एक्स, यहाँ पे क्या लिख दो 5 लिख दो, प्लस वाई क्या लिखो 4, तो 50 प्लस 4, ये हमारा क्या हो जाएगा 54। तो किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम ऐसे डिनोट करेंगे। अब इसको हमें रिवर्स करना है, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स इसका हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन और एक इक्वेशन दोनों को आपस में हमें ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, 10x प्लस एक्स 10y प्लस वाई यानी कि 11x प्लस 11y। अब ये बताओ, अगर कोई चीज़ 11 से मल्टीपल है तो वो डिविजन भी 11 से ही होगा, तो यहाँ पे x प्लस वाई अगर हम ले लिया एक नंबर, तो ये 11 से ही तो होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या था 11 5 9 3, ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हमारा करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यू विल आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कितने लोगों ने एंड तक वीडियो देखी और कितने लोगों को समझ में आया, और यहाँ पे आपको कहाँ पे इशू आ रहा है वो भी आप यहाँ पे कमेंट कर देना साथ साथ। ये हमारा क्या हो जाएगा, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने अच्छे से टाइम एंड वर्क आपको समझाया, एफिशिएंसी, टाइम कम लगेगा ज़्यादा कब लगेगा, MDH वाला फॉर्मूला। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे। क्वेश्चन क्या है, इन अ फोर्ट 300 soldiers had of food provision for 90 days, ठीक, 90 डेज के लिए इनके पास क्या है, फूड है। आफ्टर 20 डेज 50 soldiers left the food, 50 soldiers left the food, how long would they last at the same rate, how long would the last एट द सेम रेट, यानी कि बताओ सेम रेट से अगर आप वो अपना खाना खाते रहें तो कितने दिन तक और रह सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक फोर्ट है जिसमें 300 सोल्जर्स हैं, 90 डेज का खाना उनके पास, 20 दिन बाद क्या होता है 50 सोल्जर्स छोड़ के चले जाते हैं फोर्ट को, तो जो बाकी के बचे हैं वो कितने दिन तक खाना को खा सकते हैं। टाइम एंड वर्क जैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, हिंट दे दे रहा हूँ, टोटल आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट्स, कितने यूनिट्स ऑफ खाना है, ठीक है। सो अगर 300 सोल्जर्स है 90 डेज का खाना है तो इसका मल्टीपल करो, उतना हो जाएगा आपको टोटल वर्क। वो आपको टोटल वर्क यानी टोटल यूनिट टोटल वर्क जो भी मानना है वो मान लो। उसके बाद टोटल वर्क आ गया। अब यहाँ पे 20 दिन तक तो सबने खाया होगा, ठीक है, 20 दिन तक सभी सोल्जर्स ने खाया होगा, तो 20 इंटू 300 करो, वो यूनिट आपका खत्म हो गया होगा टोटल में से। बचा कितना वो यूनिट लिखो, बचे कितने पर सोल्जर्स वो यूनिट लिखो, दोनों को डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक। इसका ऑप्शन यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ 82 86 96 84, ठीक। सो ये ऑप्शन है, क्वेश्चन आपके पास है, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं आंसर। थैंक यू सो मच। इफ यू लव दिस सेशन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर विद योर जूनियर्स फ्रेंड्स एंड फैमिली।